आइए दोस्तों, हम हमारी पीएचपी और माइस्क्ल की जो ट्यूटोरियल सीरीज़ है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर उसके बारे में मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि इस सीरीज़ के अंदर हमने एक वीडियो कवर कर रखा है जिसमें मैंने पीएचपी के सुपर सर्वर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में बताए थे कि पीएचपी के कौन कौन से सुपर सर्वर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। तो उस ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको उसके जितने भी सुपर सर्वर ग्लोबल वेरिएबल है उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के देने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने इसके केवल इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि कौन कौन से सुपर सर्वर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, आइए थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं। तो पीएचपी के जो सुपर सर्वर ग्लोबल वेरिएबल जो मैंने आपको बताए थे, हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं। एक बार आप उसको देख लो, फिर मैं आपको इसके जो पीएचपी के सुपर सर्वर ग्लोबल वेरिएबल्स का पहला तो ये फंडा था कि ये सारे ग्लोबल वेरिएबल प्रीडिफाइन होते हैं और ऑलमोस्ट सारे कैपिटल लेटर्स में होते हैं। मतलब ये पीएचपी की लाइब्रेरी के अंदर पहले से कहीं नहीं तो कहीं डिफाइन है। तो इसके अंदर जो हमको पढ़ना है, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर गेट, डॉलर अंडरस्कोर डॉलर ग्लोबल्स, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर और डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, डॉलर अंडरस्कोर कुकी। तो दोस्तों ये जो सर्वर वेरिएबल होते हैं ये सारे प्रीडिफाइन होते हैं और ऑलमोस्ट सब कैपिटल लेटर्स में डिफाइन है। मतलब हर पर्टिकुलर सर्वर वेरिएबल का एक स्पेसिफिक मीनिंग पीएचपी की लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन है। दोस्तों डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट और पोस्ट ये मुझे आपको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा। तो हर पर्टिकुलर ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए एक टॉपिक डिसाइडेड है पहले से। जैसे कि अभी हम अभी हम जो बात करने वाले वो हम डॉलर ग्लोबल्स, जस्ट वन सेकंड, डॉलर ग्लोबल्स और डॉलर सर्वर वेरिएबल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अब इनका बाकी जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनके बारे में हम इस डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आज की वीडियो में डॉलर अंडरस्कोर ग्लोबल्स और डॉलर अंडरस्कोर सर्वर वेरिएबल हम पढ़ने वाले हैं। डॉलर अंडरस्कोर गेट का मीनिंग ऑलरेडी मैंने मेरी जो पुरानी पीएचपी के प्लेलिस्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो पीएचपी ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, इसके अंदर मैंने एक टॉपिक कवर कर रखा है क्वेरी स्ट्रिंग इन पीएचपी। बट उसके अंदर उस वीडियो के अंदर वो वीडियो काफ़ी पहले मैंने बना दिया है, बट उसके अंदर साउंड का इशू है, तो मैं उस वीडियो को वापस से री एडिट करके अपलोड कर दूंगा। पर आप एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप उस वीडियो को एक बार विजिट ज़रूर कर लेना। हालांकि जब अपन पीएचपी के माइस्क्ल के करंट ऑपरेशन पढ़ेंगे तब उसके अंदर हमको जो डेटा डिलीट और एडिट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉलर अंडरस्कोर गेट का। तो आगे उसको मैं ब्रीफली लेवल पे अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। तो अभी डॉलर अंडरस्कोर ग्लोबल सर्वर वेरिएबल के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। डॉलर अंडरस्कोर फाइल का यूज़ कब करेंगे? जब मैं फाइल अपलोडिंग का कंसेप्ट बताऊँगा पीएचपी के अंदर। उसके लिए मैंने लेटेस्ट जो सेपरेट वीडियो मुझे उसके लिए बनाना पड़ेगा क्योंकि वो टॉपिक काफ़ी एडवांस लेवल पे है। डॉलर अंडरस्कोर सेशन पढ़ते समय मैं आपको समझाता हूँ। डॉलर अंडरस्कोर कुकी कब पढ़ेंगे? जब मैं आपको कुकी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा तब। तो दोस्तों आज की जो वीडियो में केवल मैं दो चीज़ कवर करने वाला हूँ, एक डॉलर ग्लोबल और दूसरा होता है डॉलर अंडरस्कोर सर्वर। तो आइए समझते हैं इसके बारे में, डॉलर अंडरस्कोर ग्लोबल, डॉलर सर्वर वेरिएबल क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम अब इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अभी तक एक ही वीडियो अपलोड किया है, वो भी केवल जनरल इन्फॉर्मेशन देता है कि पीएचपी के कौन कौन से सुपर सर्वर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। तो अब इसके अंदर मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, कौन सा, जो आज का वीडियो रहेगा। उसके बाद सीधे हम बात करेंगे कि HTML टू PHP कनेक्टिविटी, HTML टू PHP कनेक्टिविटी विद डेटाबेस, HTML के अंदर डेटा को हम कैसे सबमिट करते हैं PHP पे, और PHP पे हम उसके रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब जो एडवांस लेवल पे PHP के अंदर आने वाली है। तो हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसके लिए मैं आपको बोला था कि मैं कम से कम मैं आपको एक डॉलर अंडरस्कोर सर्वर और डॉलर ग्लोबल का मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के देने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हैं और हम चलते हैं हमारे प्रोग्रामिंग पे।
दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे चैनल का नाम है शानू सर ट्यूटोरियल्स, और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर ले ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। अब पीएचपी के बारे में अगर आप बिगनर हो तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। इस प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी बेसिक लेवल के प्रोग्राम्स वगैरह बना के रखे हैं, तो आप उसको एक बार देख लें। उसके बाद ही आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। अगर आपको बेसिक आता है पीएचपी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम हमारे जहाँ हमारा जैम सर्वर इंस्टॉल्ड है, सी के अंदर जैम नाम का फ़ोल्डर है। जैम के अंदर htdocs है। htdocs के अंदर मैं यहाँ पे जल्दी से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। और दोस्तों फ़ोल्डर जो मैं बनाने वाला हूँ उस फोल्डर का हम एक यूनिक नाम दे देते हैं कि मैंने नाम दे दिया php एंड mysql ट्यूटोरियल्स। मैंने एक फ़ोल्डर का नाम दिया तो क्योंकि मुझे आपको सोर्स कोड भी अवेलेबल करवा के देना पड़ेगा। जब मेरी वेबसाइट वगैरह मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला तो उस वेबसाइट के ऊपर के अंदर आपको हर प्रोग्राम का सोर्स कोड आपको अवेलेबल करवा के मैं दे दूंगा। तो उसके लिए मैं एक वन बाय वन पहले फ़ाइल बना लेता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नई फ़ाइल बना ली है। क्यों नहीं हम इस फोल्डर को डायरेक्टली हमारे एडिटर से ओपन कर लेते हैं। और गलती से एक डॉक फाइल बन चुकी है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये जो फोल्डर है इसके लिए दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको इस एडिटर के बारे में बताता हूँ कि ये जो एडिटर है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड, जैसा कि आप देख रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड, ये उसका एक पूरा व्यू है, लुकअप है इसका। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो एडिटर है बहुत ही लाइट वेट एडिटर है। इस एडिटर की खासियत ये है कि ये पीएचपी के अंदर फुली सपोर्ट करता है। तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसी एडिटर पे मैं मेरी वेब डिज़ाइनिंग की पूरी सीरीज़ कवर करने वाला हूँ। इसी एडिटर के अंदर हम पीएचपी पूरा कवर करने वाले हैं। इसी एडिटर के अंदर हम एंगुलर जेएस, नोड जेएस, ऑलमोस्ट जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन वगैरह है वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। तो आप इस एडिटर का यूज़ करें। मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं इसके कुछ शॉर्टकट्स वगैरह है मैं आपको बना के देने वाला हूँ, बट मैं भूल जाता हूँ। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे, बट बहुत जल्दी आपको वीडियो मेरी सीरीज़ के अंदर आपको अवेलेबल करवा के मैं दे दूँगा कि इसके अंदर इमेज सेक्शन क्या होता है, इसके अंदर शॉर्टकट ट्रिक्स क्या क्या होती है, यहाँ पे जो एक्सटेंशन वगैरह होता है ये चीज़ क्या होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको एडिटर को आप पहले इंस्टॉल कर लें और आप इसी पे प्रोग्रामिंग करें। तो आइए सबसे पहले इस एडिटर से यहाँ हम फोल्डर ओपन कर लेते हैं जो फोल्डर मैंने बनाया है। जो फोल्डर मैंने बना रखा है उसका नाम है php एंड mysql ट्यूटोरियल। ये बिल्कुल फ्रेश फोल्डर है। इसके अंदर आपको कोई भी फाइल इसके अंदर अभी तक मैंने नहीं बनाई है। तो ये बिल्कुल फ्रेश फोल्डर है। मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अभी कहाँ से डाउनलोड करना है एडिटर, उसके लिए मैंने HTML मेरी जो प्लेलिस्ट है वेब डिज़ाइनिंग एंड ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी, इसके अंदर मैंने समझा रखा है कि विजुअल स्टूडियो कोड कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए। बट फिर भी मैं सोचता हूँ कि यार मैं किसी सीरीज़ के अंदर ना देख के मैं उसके लिए एक वीडियो सेपरेट आपको अलग से बना के दे दूँ। बट अगर अभी आपको देखना है तो मैंने इसके अंदर एक वीडियो ऐसा है जिसके अंदर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में बताया कि कहाँ से डाउनलोड करना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके लिंक भी दिए तो आप वहाँ से भी उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सबसे अच्छी बात तो ये कि एडिटर ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म के लिए हमारे पास अवेलेबल है। नेट पे आप नेट पे जाओ, विजुअल स्टूडियो कोड लिखो। अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज 32 है, 64 है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लो। तो जो मेरा फोल्डर है php एंड mysql, इसके अंदर मैं सबसे पहले फाइल बना देता हूँ। फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ। अब चूंकि फाइल का नाम मैं उसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम देने वाला हूँ जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो मुझे डिस्कस करना है ग्लोबल अंडरस्कोर सर्वर वेरिएबल डॉट पीएचपी का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। और देखो यहाँ पे एक उसका आइकन भी आ चुका है जो हमारा लोगो है उसका पीएचपी के अंदर, ग्लोबल सर्वर वेरिएबल डॉट पीएचपी को जैसे मैंने फाइल बनाई है
आइए प्रोग्राम बनाते हैं। तो पीएचपी की सबसे पहले अपन डेलीमीटर वगैरह यूज़ कर लेते हैं। अभी क्या चीज़ होती है, स्क्रिप्ट वगैरह कैसे क्या हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए अब ये पीएचपी के डेलीमीटर है, पीएचपी क्या होता है, हम क्यों लगाते हैं, तो उसके लिए आपको मेरी पुरानी जो प्लेलिस्ट है पीएचपी ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, वो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर के हर चीज़ उसके अंदर बहुत ईजी लेवल पे समझा रखी है, तो आप पहले उस वीडियो को देख लें। ये सीरीज़ बिल्कुल बिगनर के लिए हैं, बट मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज़ को आप कभी भी पीएचपी एंड माइस्क्यूएल से स्टार्ट मत करो। आप सबसे पहले पीएचपी ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर देखो। अगर आप पीएचपी आपको आता है तो भी 100% मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप इस सीरीज़ के अंदर कुछ नहीं तो कुछ नया सीख के ही जाओगे। अगर आपको पीएचपी पहले से आती है, अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप पीएचपी के इंटरव्यू क्वेश्चन है। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस करने के बाद ऑलमोस्ट किसी भी कंपनी में आपका रिटन और टेक्निकल तो इजीली आपका निकल ही जाएगा, श्योर है इतना। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जिसके बारे में बात करते हैं डॉलर ग्लोबल्स। अभी डॉलर ग्लोबल्स एक्चुअली होता क्या और हम क्यों उसका यूज़ करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। पीएचपी के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया $=10। ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, क्योंकि इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर पूरा कंसेप्ट समझा, मैंने पूरा कंसेप्ट छिपा हुआ है कि हम क्यों ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। अब हमको ये तो पता है कि जो वेरिएबल मैं बनाता हूँ पीएचपी के अंदर, वो वेरिएबल हमारे ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। अब ये जो मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है, अब इस ग्लोबल वेरिएबल को मैं किसी फंक्शन के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, मैंने फंक नाम का, FUNC नाम का मैंने फंक्शन बना दिया, या फिर फंक्शन का नाम मैं कुछ थोड़ा यूनिक बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे global_fun करके मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया, ग्लोबल फन करके भी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। तो ग्लोबल फन करके मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया। ये कोई फंक्शन पहले से बना हुआ नहीं है, तो ये फंक्शन लाइब्रेरी में नहीं बना है, ये यूज़र डिफाइन फंक्शन है, तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। आप इसकी जगह पर जो भी आपका खुद का नाम देना है तो आपका नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब जब मैं इस फंक्शन के अंदर सपोज मैंने अभी यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट किया, इको के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है कि हेलो, या फिर हम यहाँ पे केवल जस्ट एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पर टेस्टिंग। अब इस फंक्शन को मुझे रन करना है। फंक्शन को रन करने के लिए इस फंक्शन को मैं जिस नाम से मैंने बनाया है उसी नाम से मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया, तो हमारा जो फंक्शन को जब मैं रन करता हूँ, तो मेरा जो इंटरप्रेटर है पीएचपी का, वो फंक्शन को पूरे प्रोग्राम में सर्च करता है कि ग्लोबल फन नाम का फंक्शन कहाँ बना है। अगर उसको फंक्शन मिल जाएगा तो उसके अंदर के जो भी स्टेटमेंट है उसको क्या करता है, वो डिस्प्ले कर देता है। अब इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम रन करके देख लेते हैं। अब इसमें ग्लोबल वेरिएबल का कोई भी कंसेप्ट मैंने यूज़ नहीं किया है, जस्ट मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर मैं केवल टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या मेरा फंक्शन प्रॉपर रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आइए सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं, फिर हम इसी के अंदर समझेंगे कि एक्चुअली ग्लोबल वेरिएबल्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है, क्या किस चीज़ के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसको रन करने के लिए हमको जेम सर्वर के कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा, जो कि मैंने डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट आइकन बना रखा है। अब ये जेम वगैरह क्या होता है, ये जेम पीएचपी का सर्वर है। तो अगर आपको पीएचपी पे प्रोग्रामिंग करना है तो आपको जेम सर्वर या फिर आप वेम सर्वर या फिर लैबलेम सर्वर पे काम कर सकते हैं। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग बना रखा है। अगर आप विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए आप जेम पे यूज़ कर सकते हो, वेम सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, जेम लिखो, गूगल पे डाउनलोड करो, जेम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप जेम को डाउनलोड ईजिली कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मुझे अपाचे को स्टार्ट करना पड़ेगा। भाई माइस्क्यूएल की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब मैं डेटाबेस पढ़ूंगा तब मुझे माइस्क्यूएल की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट अभी जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्वर है अपाचे, उसको तो हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। बट अब फिर भी हम इन दोनों को यहाँ से स्टार्ट कर लें। स्टार्ट करने के साथ साथ में आप ये जरूर देखें कि यहाँ पे एरर वगैरह नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ भी एरर वगैरह आ रही है, पोर्ट मिसिंग वगैरह आ रहा है, कोई फाइल मिसिंग वगैरह आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि आपका जेम प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ, या फिर आपके सिस्टम में प्रॉपर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके जेम को प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होने दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी एरर वगैरह नहीं आ रही है, ये बस यहाँ पे सक्सेसफुल स्टॉप का सिर्फ आइकन्स आपको दिख जाना चाहिए यहाँ पे। तो आइए, मैंने मेरे जेम के कंट्रोल पैनल को तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया है। अब हम समझते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं अब इसको प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले हमें चेक कर लेते हैं, एक नई टैब विंडो पे मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट। जैसे मैं लोकल होस्ट देता हूँ, तो अगर मेरा जेम सर्वर का होम पेज रन हो गया है, अगर मेरे जेम सर्वर का होम पेज रन हो गया है, मतलब मेरा जेम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। टेस्ट करने के लिए जैसे मैंने लोकल होस्ट लिखा, एंटर मारा,
तो आप देखो टाइटल पे क्या लिखा हुआ, वेलकम टू जेम, मतलब मेरा जेम सर्वर प्रॉपर वर्क कर रहा है। बट अब मुझे ये जिस इस पेज पे, इस वेब पेज से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। अभी आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हो आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि पीएचपी क्या है, पीएचपी इन्फो क्या होता है, पीएचपी में एडमिन आगे आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं। आप पीएचपी इन्फो के बारे में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर पीएचपी क्या बना है, कैसे उसके अंदर जेंड इंजन यूज़ हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पीएचपी इन्फो के अंदर मिल जाएगी। तो अभी तो हम लोकल उसके साथ साथ में मुझे मेरे फोल्डर का नाम देना पड़ेगा। अब एक बार मैं मेरे फोल्डर का नाम और देख लेता हूँ। मेरे फोल्डर का नाम है PHP एंड MySQL, PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते PHP_MySQL_PHP एंड लिखा है शायद बीच में, PHP एंड, ओके ओके ओके, PHP एंड MySQL, PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल्स। एक बार इंटर मार कर देखते हैं फाइल आ जाएगी। अगर फाइल प्रॉपर, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। अपन ग्लोबल सर्वर वेरिएबल, ये जो मैंने एक फाइल बना रखी है उस फाइल का नाम है ग्लोबल सर्वर वेरिएबल डॉट PHP। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, इसको रन करने पे मुझे यहाँ पे मेरा आउटपुट दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे टेस्टिंग आ रहा है। टेस्टिंग क्यों आ रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। अभी $_ इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ, तो अभी इसका कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि मैंने पूरे प्रोग्राम में अभी इसको कहीं पे यूज़ नहीं करा, तो आप इसको कमेंट कर दो। जनरली मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम दिया मैंने ग्लोबल फन, और इस फंक्शन को मैंने रन किया। तो इंटरप्रेटर सबसे पहले कॉलिंग चेक करता है। कॉलिंग चेक करने के बाद में फंक्शन के अंदर जाएगा और जो भी मैसेज फंक्शन के अंदर लिखा है उसको सक्सेसफुली वो डिस्प्ले कर देता है। बट अब हम चाहते हैं कि यार इको टेस्टिंग ना करके हम एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करें। अब उस वेरिएबल की वैल्यू को सबसे पहले मैंने अंदर फंक्शन बना दिया। अंदर मैंने एक वेरिएबल बना दिया $=10। जब मैं $=10 करता हूँ, जब मैंने इसको यहाँ पे इको करा मैंने $a को, तो अब आप देखोगे कि जब मैंने इसको इको करा है तो फंक्शन के अंदर अगर मैंने कोई वेरिएबल बना रखा है तो फंक्शन का खुद का लोकल वेरिएबल कहलाता है, नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल। एक बार और ध्यान से सुनना, फंक्शन के अंदर अगर मैंने कोई भी वेरिएबल बना रखा है तो वेरिएबल हमारा कौन सा कहलाता है, लोकल वेरिएबल कहलाता है। अब इस लोकल वेरिएबल को मैं फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इस लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर यूज़ करने के लिए जैसे मैं रन करूँगा तो आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे मेरा 10 आ गया, ठीक। बट अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सपोज दो फंक्शन है, मैंने एक फंक्शन और बना दिया, यहाँ पे इस फंक्शन का नाम दे दिया मैंने ग्लोबल फन 1 और इस फंक्शन का नाम दे दिया मैंने ग्लोबल फन 2, ठीक है। अब दो फंक्शन मैंने बना दिए हैं, दोनों फंक्शन में मुझे सेम वेरिएबल यूज़ करना है। ध्यान से समझना दोस्तों मेरी बात को, दोनों फंक्शन के अंदर मुझे $a नाम की 10 वैल्यू यहाँ पे भी यूज़ करना है और $a नाम की 10 वैल्यू मुझे यहाँ पर भी यूज़ करना है। तो अब इस प्रोग्राम में कहीं से कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो फंक्शन बनाए हैं तो सबसे पहले तो मुझे ग्लोबल फन 1 को कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे कॉल करना पड़ेगा ग्लोबल फन 2 को। तो यहाँ पर मैंने दोनों के दोनों फंक्शन को मैंने यहाँ पर रन करे। पहला फंक्शन रन करूँगा तो फंक्शन के अंदर जाएगा $=10 और $a की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ग्लोबल फंड 2 के अंदर जाएगा और $1 की वैल्यू 10 है, उसकी वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट करेगा। मतलब दो फंक्शन को अगर मैं रन कर रहा हूँ तो दोनों के अंदर के स्टेटमेंट क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे। मतलब पहले का आउटपुट भी 10 आएगा, दूसरे का आउटपुट भी क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक। बट अब आप सोचो कि PHP इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो हम भी चाहते हैं कि अगर हम एक डेवलपर हैं तो हमको ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है कि जब एक ही वेरिएबल है $10 और वो वेरिएबल अगर दोनों फंक्शन को चाहिए, वो वेरिएबल की वैल्यू भी सेम है बट दोनों फंक्शन के अंदर एक ही वैल्यू 10 ही रखना है, तो हम दो बार यहाँ पे डिफाइन उसको नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जब एक ही $10 है, वो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, वो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, हो सकता है कि आगे बहुत सारे फंक्शन हो वहाँ पर भी एक ही वैल्यू मुझे कितना यूज़ करना पड़े, 10। तो हर फंक्शन के अंदर अगर हम लिखेंगे $10 तो वो हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक जो वेरिएबल है, $a जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को मुझे मल्टीपल फंक्शन में यूज़ करना है। तो क्यों ना मैं इस फंक्शन को ग्लोबल बना दूँ, तो उसका मेन रीज़न ये है कि $10 को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और $10 को मैं यहाँ से भी रिमूव कर दूंगा और मैं दोनों फंक्शन के ऊपर उसको डिफाइन कर दूंगा। अब ये जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर जो हम वेरिएबल बनाते हैं वो वेरिएबल हमारे एक्चुअली ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। कौन से वेरिएबल कहलाते हैं, हमारे ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो अब देखो $a = 10, जब मैंने फंक्शन के, अभी मैं इसको है ना, अभी मैं इसको
हटा देता हूँ, क्योंकि अभी हमारा एक ही फंक्शन से, एक ही प्रोग्राम से, एक ही पर्टिकुलर फंक्शन से वो सारी चीज़ हमको समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद अपन 2 फंक्शन बना के इसको एक बार देख लेंगे। तो अब मैं चाहता हूँ कि $=10 मैंने फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है और उसको मुझे अंदर यूज़ करना है। जैसा ही मैं इस प्रोग्राम को जैसे ही मैं रन करूँगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक माइनर सी एक एरर आएगी। वो एरर ये नोटिस दे रहा है PHP कि अनडिफाइंड वेरिएबल ए, ध्यान से समझना, अनडिफाइंड वेरिएबल ए मतलब वेरिएबल ए तो है बट वो क्या है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड कब आता है, जब वेरिएबल तो PHP रीड कर लेता है बट उसकी वैल्यू को वो रीड नहीं कर पाता है। जबकि मैंने ए की वैल्यू कितनी डिफाइन कर रखी है, 10, और ये भी मैंने इंटरप्रेटर को बता रखा है, PHP को बता रहा है कि ए जो है मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इसी ए की वैल्यू जो 10 है उसको मुझे अंदर डिस्प्ले कर दो। बट फंक्शन के समझने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। फंक्शन ने जैसे ही इस ए नाम के वेरिएबल को रीड करा, फंक्शन ने जैसे ही इस ए नाम के वेरिएबल को रीड करा, तो उसने इस ए नाम का स्कोप इस फंक्शन के अंदर सर्च कर रहा है। कहाँ सर्च कर रहा है, इस फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू, ए वेरिएबल तो है बट इसके अंदर मैंने इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं करी। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ कि जब किसी फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ और अगर मैंने उस वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी है और उसको मैंने प्रिंट कर दिया, इको कर दिया, तो उस केस में ए की वैल्यू मेमोरी में डिफाइन नहीं है। तो अगर ए की वैल्यू मेमोरी में डिफाइन नहीं होगी तो उस केस में एरर दे देगा अनडिफाइंड वेरिएबल ए। जबकि मैंने उस ए को ऊपर डिफाइन कर रखा है और मैं फंक्शन को बोल रहा हूँ कि आप ए की वैल्यू बाहर से ले लो। आप ए की वैल्यू कहाँ से ले लो, बाहर से, क्योंकि मैं बार बार उसको थोड़ी ना डिफाइन करूँगा क्या। अगर मैंने ग्लोबल फन के अंदर अगर मैंने ए की वैल्यू 20 प्रिंट कर दी तो यहाँ पर कितना प्रिंट हो जाएगा, 20 प्रिंट हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को मुझे फंक्शन के अंदर यूज़ करना है। तो जैसे ही मैंने किसी ग्लोबल वेरिएबल ए को फंक्शन के अंदर यूज़ किया तो उस केस में एक एरर आ गई, अनडिफाइंड वेरिएबल ए नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं है ऑन लाइन नंबर 5, मतलब ये लाइन नंबर 5 में एरर दे रहा है। तो हम अब क्या करें, इस केस में हमको क्या करना चाहिए, तो हमको फंक्शन को ये बताना पड़ेगा कि आप जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हो ए, वो किस टाइप का वेरिएबल है, मेरा ग्लोबल वेरिएबल है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमको यहाँ पे फंक्शन के अंदर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा $ग्लोबल्स। $ग्लोबल्स के अंदर मुझे वेरिएबल का नाम क्या है, ए। तो आप गलती से भी दोस्तों यहाँ पे $a मत लिख देना, आपको केवल यहाँ पे क्या लिखना है, ए। अब ए की जो वैल्यू है, अब फंक्शन क्या चेक करेगा, ग्लोबल मतलब बाहर जाएगा, और कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेक करेगा, ए। तो ए की वैल्यू बाहर कितनी है, 10। तो जैसे ही मैं इसको एक वेरिएबल में असाइन कर लेता हूँ, उस वेरिएबल का नाम लिखा मैंने x। अब आप दोस्तों ध्यान से समझना, ग्लोबल्स ए मतलब बाहर जाएगा, ए की वैल्यू कितनी उठा के लेके आएगा, 10, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ चुकी है, 10। इस 10 की वैल्यू कहाँ पे असाइन हो गई, x के अंदर। अब इस x को मैं यहाँ पर इजीली डिस्प्ले कर सकता हूँ। अब जो ए की वैल्यू है, उस ग्लोबल वेरिएबल ने ए की वैल्यू को 10 बाहर से एक्सेस कर लिया। उसने किसको असाइन कर दिया, x को, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का ये काम होता है कि जो भी राइट साइड की वैल्यू है उसको आप असाइन कर दो एक लेफ्ट साइड के वेरिएबल के अंदर। तो x के अंदर ग्लोबल ए की वैल्यू आ चुकी, ग्लोबल ए की वैल्यू कितनी है, 10। तो ग्लोबल्स जो वैल्यू है ए की, उसको मैंने कहाँ पे असाइन कर दी, x में। अब x की वैल्यू को जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट कितना आ जाएगा, 10। तो दोस्तों ये तरीका होता है कि किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को अगर मुझे फंक्शन के अंदर यूज़ करना है तो आप फंक्शन को ये बता दो कि ये जो वेरिएबल है ए, ये किस टाइप का वेरिएबल है, ग्लोबल, ताकि वो बाहर जाएगा, फंक्शन के बाहर जाएगा, आउटसाइड द फंक्शन जाएगा, ए की वैल्यू चेक करेगा, ए की वैल्यू होगी तो उसको वहाँ से एक्सेस करके फंक्शन के अंदर लेके आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये कि जैसे कि मुझे ए की वैल्यू दो फंक्शन के अंदर यूज़ करना है। अब ग्लोबल फन मैंने 1 बना दिया है, और ऐसा के ऐसा ही प्रोग्राम में बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करके मैंने एक और फंक्शन बना दिया है, ग्लोबल फन 2। और मुझे यहाँ पे दोनों फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। पहले मैंने ग्लोबल फन 1 को कॉल किया है,
अब मुझे कॉल करना पड़ेगा ग्लोबल फंड 2 को। तो आप देख रहे हो कि ए की वैल्यू जब मुझे दोनों फंक्शन में चाहिए, दोनों फंक्शन में ए की वैल्यू मुझे सेम यूज़ करना है, तो उसके लिए मैंने फंक्शन वेरिएबल को मैंने बाहर डिफाइन कर दिया। और जिस भी फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू यूज़ करना है उस फंक्शन के अंदर आप ये बता दो कि डॉलर ग्लोबल्स एक ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने का काम करता है। तो कौन से वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर दो। अब सपोज जैसे कि यहाँ पर ए इक्वल टू 10 है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर भी 10 हो जाएगी और यहाँ पर भी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो किसी भी फंक्शन में अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हो, किसी भी फंक्शन में आप ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हो, तो आप उस फंक्शन के अंदर डॉलर ग्लोबल्स का यूज़ करो और उस अरे ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोड या डबल कोड में आप उस वेरिएबल का नाम मेंशन कर दो, ताकि ग्लोबल वेरिएबल बाहर जाके उसकी वैल्यू को एक्सेस करके लेके आ जाएगा और उसकी वैल्यू को आप किसी एक वेरिएबल में असाइन कर देना और उस वेरिएबल के अंदर लेकर के आप उस वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट कर देना। अब मैंने 2 फंक्शन को कॉल किया है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा, 10 और कितना आएगा, 10। तो दोस्तों ये था हमारा डॉलर ग्लोबल्स का फंडा। अब डॉलर ग्लोबल्स को मैं एक तरीके से और यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने मेरी जो प्लेलिस्ट है पुरानी PHP ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। और मैंने आज भी मैंने आपको ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में समझाया था, पर उस समय मैंने सर्वर ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ नहीं किया था। अब सपोज मुझे यहाँ पर भी ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करना है, तो उसके लिए एक तरीका और होता है, एक हम ग्लोबल कीवर्ड का भी यूज़ करते हैं। तो ग्लोबल कीवर्ड मतलब मैंने यहाँ पे ग्लोबल लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ए जो है वो किस टाइप का वेरिएबल है, ग्लोबल। तो या तो आप सर्वर वेरिएबल जो प्री डिफाइन है उसका यूज़ करके ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, या फिर फंक्शन को बता दो कि ये जो ए नाम का वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल नाम का वेरिएबल है। इसको आपको कैपिटल लेटर्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्टली डॉलर ग्लोबल लिखोगे तो ये कीवर्ड है PHP की लाइब्रेरी में, ग्लोबल नाम का कीवर्ड है, जो क्या करेगा, फंक्शन के बाहर जाएगा और ए की जो वैल्यू उसको एक्सेस करके लिखे। तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप सर्वर वेरिएबल का यूज़ कर लो या फिर किसका यूज़ कर लो आप, ग्लोबल का। दोनों केसेस में हमारे पास, ओ माय गॉड, अच्छा ए की वैल्यू अब मुझे इसको असाइन नहीं करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखना पड़ेगा, $A, क्योंकि ए नाम का वेरिएबल को मैंने किसी पर्टिकुलर के अंदर असाइन नहीं किया है और यहाँ मैंने डॉलर ग्लोबल्स को एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर रखा था। अब ग्लोबल डॉलर है तो उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले प्रिंट कर सकता हूँ। तो दोनों केसेस में आउटपुट एक जगह 10 आ रहा है, दूसरी जगह पे क्या आ रहा है, 10। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट डॉलर ग्लोबल वेरिएबल का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमने जो पढ़ा था डॉलर ग्लोबल्स के बाद में हमने सर्वर वेरिएबल में हमको डिस्कस करना है डॉलर अंडरस्कोर सर्वर का। तो उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, उसका बेसिक फंडा क्या होता है। तो आइए दोस्तों हम उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा ग्लोबल का बेसिकली फंडा क्या होता है। अब हम उसके लिए मुझे एक प्रोग्राम और बनाना पड़ेगा। तो अभी तो मैं इस पूरे प्रोग्राम को कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ, बट आप जब भी मैं आपको सोर्स कोड अवेलेबल करवा के दूंगा तो आप कमेंट सेक्शन को अनकमेंट करके आप एक फाइल बना के उसको ईजिली कॉपी पेस्ट करके आप उसको रन करके चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल्स। ये तो मैंने ग्लोबल सर्वर वेरिएबल, तो मैंने ये प्रोग्राम हमारे ग्लोबल सर्वर वेरिएबल का था। अब जो प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ वो होगा हमारा डॉलर अंडरस्कोर सर्वर वेरिएबल का। अब डॉलर अंडरस्कोर सर्वर का बेसिकली काम क्या होता है, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर भी एक स्पेशल टाइप का प्री डिफाइंड ग्लोबल सर्वर वेरिएबल के जैसे वर्क करता है, ठीक है। अब सपोज PHP के अंदर मैं किस फाइल पे काम कर रहा हूँ, वो फाइल मेरी कौन सी फोल्डर में रखी है, अगर मुझे उसका पता करना है, जैसे कि मैं कौन सी फाइल पे काम कर रहा हूँ, ग्लोबल अंडरस्कोर सर्वर अंडरस्कोर वेरिएबल डॉट PHP, मुझे उस फाइल के बारे में पता करना है कि उस फाइल का नाम क्या है, वो फाइल कौन से फोल्डर में रखी है। तो उसके लिए मैं डॉलर अंडरस्कोर सर्वर वेरिएबल का यूज़ कर सकता हूँ। एक तरीका, एक चीज़ तो ये है कि इसके ज़रिए हम उस फाइल का एक्सटेंशन पता कर सकते हैं, फाइल का नाम पता कर सकते हैं, फाइल की एक्चुअली लोकेशन हम पता कर सकते हैं। और क्या क्या पता कर सकते हैं, सपोज मैं PHP के कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, PHP के सॉफ्टवेयर में मुझे कौन कौन से टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, कौन कौन से सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, उसका भी पता लगाने के लिए हम डॉलर अंडरस्कोर सर्वर का यूज़ करते हैं।
उसके बाद स्क्रिप्ट का मुझे पता करना है कि एक्चुअली मेरी फाइल का नाम क्या है, तो उसके लिए भी मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, $सर्वर वेरिएबल का। मुझे रिमोट का आईपी एड्रेस चेक करना है, तो उसके लिए भी मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, $सर्वर वेरिएबल के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो इतने सारे एट्रीब्यूट्स आपको मेरे हिसाब से आपको अभी नहीं करना चाहिए। अभी आप इसका मीनिंग समझ लो। इसके कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, सर्वर ग्लोबल वेरिएबल, ये जो $सर्वर जो ग्लोबल वेरिएबल है, इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है पहले हम वो देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको नीड लगे तो आप गूगल से इजीली रेफरेंस लेके $सर्वर वेरिएबल के और एट्रीब्यूट्स के बारे में आप देख सकते हो, ठीक है। तो जितना हो, जितना पॉसिबल है, जितना मुझे लगा मैंने उतना मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा देता हूँ। तो आइए दोस्तों, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली सबसे अच्छा तरीका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का। तो आइए सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि एट्रीब्यूट होता क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। $सर्वर के अंदर ये अरे टाइप का होता है। इसके डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट सिंगल कोट आप कुछ भी लगा सकते हो, दोनों स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा PHP_self, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो है ये कैपिटल में ही लिखना, है ना। बहुत सारे ये जितने भी इसके एट्रीब्यूट है, जितने इसके प्रॉपर्टी, जितनी उसकी वैल्यू है, वो सारी वैल्यू आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना चाहिए। अब सबसे पहले तो हम इसको चेक करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे जैसे इको लिखा, $सर्वर मतलब मेरा जो सर्वर है PHP का, जो मेरा XAMPP सर्वर है, जो मेरा अपाचे सर्वर है, वो क्या करता है, PHP_self। अब PHP_self क्या होता है? PHP_self का मतलब ये होता है कि मैं कौन सी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे मेरी फाइल का नाम क्या है और मेरी फाइल कौन सी फोल्डर में, तो उसकी लोकेशन आपको फाइंड आउट करके आपको ब्राउज़र पे डिस्प्ले कर देता है। तो आइए इसको समझते हैं एक बार। तो देखो दोस्तों, ये मेरे फोल्डर का नाम है PHP_MySQL ट्यूटोरियल्स, जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर फाइल का नाम क्या है, ग्लोबल सर्वर वेरिएबल डॉट PHP। तो अगर मुझे फाइल का नाम पता करना है विथ फोल्डर, तो उसके लिए मैं $सर्वर PHP_self का मैं यूज़ कर सकता हूँ। आगे बात करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। मैं इसको इन सबको कमेंट कर रहा हूँ दोस्तों। आप अगर आपको चेक करना है तो आप इन सबको आप अनकमेंट करके आप 1 बाय 1 सबको डिस्प्ले कर सकते हैं। PHP_self के बाद हम बात करते हैं सर्वर नेम के बारे में। सर्वर अंडरस्कोर, आई थिंक मैंने सही लिखा है, सर्वर नेम, ओके। इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट ब्राउज़र पे क्या डिस्प्ले होने वाला है। तो दोस्तों बहुत सारे होते हैं इसके एट्रीब्यूट PHP_self सर्वर नेम, पर जितना मुझे लगा उतना मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। अगर आपको और भी अच्छे से पढ़ना है तो आप गूगल पे जाओ, आप W3 स्कूल से भी आपको इजीली लेवल पे आप पढ़ सकते हो, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे लेवल पे एक्सप्लेन वगैरह कर रखा है। जैसे कि मेरे सर्वर का नाम क्या है, मेरे सर्वर का नाम क्या है, लोकल होस्ट। तो मैंने यहाँ पे सर्वर का नाम क्या मेंशन कर दिया, जिससे कि आप यहाँ देख रहे हो कि मेरे सर्वर का नाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लोकल होस्ट। तो यहाँ पे लोकल होस्ट क्या करा उसने, यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो अगर मुझे मेरे सर्वर का नाम चेक करना है तो उसके लिए मैं $सर्वर के अंदर सर्वर नेम एक एट्रीब्यूट का मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात कर सकते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं HTTP होस्ट के बारे में, HTTP_होस्ट के बारे में। ये हमारे होस्ट का नाम डिस्प्ले करके दे देगा। हमारे होस्ट का नाम क्या है, लोकल होस्ट। होस्ट का नाम भी क्या है हमारा, लोकल होस्ट, और हमारे सर्वर का नाम भी क्या है, लोकल होस्ट। तो आप HTTP होस्ट का भी यूज़ कर सकते हो और सर्वर नेम का भी आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये रीलोड हो चुका है, आप यूँ मत समझना क्या लोकल होस्ट क्यों आ रहा है, पहले से भी तो लास्ट वाले एट्रीब्यूट में भी तो लोकल होस्ट था। तो सर्वर का नाम भी लोकल होस्ट है और हमारे जो होस्ट का नाम है वो भी क्या है हमारा, अभी हम लोकल पे काम कर रहे हैं इसलिए हमारे HTTP होस्ट का नाम क्या दे रहा है, लोकल होस्ट दे रहा है। आगे चेक करते हैं, उसके अंदर हम लिखने वाले हैं अब स्क्रिप्ट नेम, SCRIPT स्क्रिप्ट_नेम। अब स्क्रिप्ट_नेम क्या है, स्क्रिप्ट मतलब फाइल का नाम, सिंपल सा। स्क्रिप्ट नेम मतलब फाइल नेम। तो अगर मुझे केवल फाइल का नाम डिस्प्ले करना है, देखो सेम आउटपुट आ रहा है जो हमारा PHP_self से आ रहा था, वो कि वही हमारा स्क्रिप्ट_नेम से भी आ रहा है। अब दोस्तों अब PHP है, PHP ने कभी भी कोई चीज़ रिपीट नहीं बनेगी। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर PHP_self से कुछ काम हो रहा है तो वो कि वही काम हमारा स्क्रिप्ट_नेम नहीं करेगा। तो अभी हम लोकल पे काम कर रहे हैं इसलिए आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। तो आप बोलोगे कि PHP_self में भी यही फाइल का नाम आ रहा था
और स्क्रिप्ट अंडरस्कोर नेम में भी यही फाइल का नाम आ रहा है, ठीक है। तो उसके लाइब्रेरी के अंदर पहले से डिफाइंड है कि वो कैसे क्या वर्क करेगा, पर आपको PHP अंडरस्कोर सेल्फ का भी यूज़ कर सकते हो, आप स्क्रिप्ट अंडरस्कोर नेम का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों में आउटपुट आपका क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब कुछ नहीं तो कुछ उसके लाइब्रेरी के जब इसकी फंक्शनलिटी बनी होगी PHP की लाइब्रेरी के अंदर, तब कहीं नहीं तो कि दोनों में बेसिक का डिफरेंस होगा। उसके लिए आप नेट पे जाओ, आपको इजीली गूगल सर्च करो, गूगल रेफरेंस, गूगल का इजीली आपको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर है, आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हैं, तो आपको पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि R&D प्रोसेस पे आपकी बहुत ज़्यादा कमांड होना चाहिए। क्योंकि अभी तो आप पढ़ लोगे, बट हर बार आपको एक ही प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना पड़ेगा। कोई भी कितना भी डेवलपर, कितना भी एक्सपीरियंस हो उसको, 10 साल का, 15 साल का, ऐसा नहीं है कि कोई भी काम आता है तो वो एकदम से कर लेता है, ठीक है। उसको भी कुछ नहीं तो कुछ गूगल पे R&D करना ही पड़ती है। जिसकी गूगल पे R&D प्रोसेस अच्छी है, उसकी ग्रोथ IT कंपनी में बहुत जल्दी होती है। और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे यही कहना है, आप किसी पे डिपेंड मत रहो, आप सबसे बड़े गूगल से रेफरेंस लिया करो। गूगल, और देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि PHP बंद होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। PHP बहुत एडवांस लेवल पे हो चुकी हैं। PHP के जो 7 वर्जन है, अभी मैं एक प्लेलिस्ट शायद और बनाने वाला हूँ, उसमें PHP 7 जो हमारा लेटेस्ट वर्जन आया है, उसके अंदर क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं, कैसे हमको इसको यूज़ करना चाहिए, डेवलपमेंट में हमको क्या चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो उसके लिए भी मैं आगे एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप गूगल पे सर्च करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, आप बार बार अगर उसी चीज़ को सर्च करोगे तो आपको आपकी R&D प्रोसेस बढ़ेगी। अगर आपकी R&D प्रोसेस बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी में अगर आप जाओगे एज ए फ्रेशर लेवल पे, तो कोई भी कंपनी में, किसी भी कंपनी में कोई डेवलपर अपनों को उस लेवल से हेल्प नहीं करता है जिस लेवल से हम फ्रेशर को रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सेल्फ डिपेंड रहो, IT फील्ड में जा रहे हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश को आप इम्प्रूव करो। मैं यूँ नहीं बोलता हूँ कि आपको इंग्लिश काफ़ी अच्छे से आना चाहिए, बट आपको बेसिक आना चाहिए। आप स्पोकन इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ो बारे में, उसके बारे में आप देखो। क्योंकि कंपनी में जाने के बाद अगर आपके पास कम्युनिकेशन अच्छा है और आपके पास डेवलपमेंट का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आगे आपको जब आप सेल्फ वगैरह काम करोगे, क्योंकि आप हर बार तो आप कंपनी में वर्क नहीं कर सकते हो, एक लेवल आएगा एक्सपीरियंस लेवल के बाद कि नहीं यार, मुझे मेरे खुद के क्लाइंट है, तो अब मुझे खुद से सेल्फ वर्क करना चाहिए। तो उस केसेस में आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आइए दोस्तों, ये जो मोटिवेशन लेक्चर्स तो अपन बाद में भी कर सकते हैं, बट अभी जो स्क्रिप्ट नेम हमने देखा है, स्क्रिप्ट नेम के बाद में हम यहाँ पे और क्या देखने वाले एक बार देख लेते हैं। अब हम देखने वाले हैं इसके अंदर PHP सेल्फ हो गया, सर्वर नेम हो गया है, HTTP होस्ट हो गया, अच्छा सर्वर सॉफ्टवेयर एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे कौन कौन से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सर्वर अंडरस्कोर सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमको यूज़ में आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, PHP को चलाने के लिए जो बैकएंड सर्वर है हमारा अपाचे, इसका वर्जन कौन सा होता है, 2.4.41 हम यूज़ कर रहे हैं। विंडोज़ 64 है, OpenSSL है, OpenSSL का ये वर्जन है, और PHP कौन सा वर्जन है, 7.3.1। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें यूज़ में आ रही है, अपाचे का कौन सा वर्जन है। अब हालांकि इसमें MySQL का वर्जन नहीं दिया है, वो डिपेंड करता है। OpenSSL वगैरह क्या होती है, सब आपको आगे समझ में आने वाला है। PHP का वर्जन जो है 7.3, जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, विंडोज़ 64 मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों ये सब चीज़ है। ये अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है तो उसके लिए सर्वर सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों ये जो है, शायद ये सर्वर वेरिएबल आपको PHP मैंने आपको बताया था, जिसे आप यहाँ पे लिखोगे ना लोकल होस्ट, आप जैसे यहाँ पे लिखोगे लोकल होस्ट आपने लिखा, तो आपको आई थिंक PHP इन्फो के अंदर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप यहाँ से भी काफ़ी कुछ यहाँ से आप पढ़ सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो अपाचे 2.0 है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर आपको जेंड फ्रेमवर्क के बारे में दिया हुआ है कि जेंड क्या होता है, अपाचे 2 हैंडलर क्या होता है, जेंड क्या होता है। तो दोस्तों जेंड आपको पता होना चाहिए कि जेंड, और जेंड अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी प्लेलिस्ट को आप देख लो, मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा कि जेंड फ्रेमवर्क के बारे में, कि जेंड फ्रेमवर्क एक्चुअली कैसे वर्क करता है और होता है क्या है। सर्वर वेरिएबल के अंदर और आगे देखते हैं हम, तो ऐसे बहुत सारे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस पर ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि ये इतना कोई ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ नहीं है।
बस हमको जनरल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि $_सर्वर, किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया $_सर्वर के एट्रीब्यूट्स बताओ, तो हम क्या बोलेंगे उस टाइम पे, इसलिए काफ़ी कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक आती है रिक्वेस्ट_मेथड। रिक्वेस्ट_मेथड को ज़्यादातर हम समझेंगे जैसे कि मैं एक HTML पेज बना रहा हूँ, उस HTML पेज पे मैंने एक फॉर्म बना रखा है, साइन अप फॉर्म बना रखा है, और फॉर्म की मेथड मैंने गेट या पोस्ट जो भी ले रखी हो, जब मैं सबमिट करता हूँ मेरे फॉर्म को, सबमिट करके जब मैं PHP पेज पे जाता हूँ, तो PHP पेज पे PHP का ये जो सर्वर वेरिएबल है, ये सर्वर वेरिएबल ये चेक करता है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, फॉर्म से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, उस रिक्वेस्ट का टाइप क्या है, उस रिक्वेस्ट की मेथड क्या है, गेट टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है या फिर पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है। तो PHP पेज पे किसी भी फॉर्म को सबमिट करने पे जो भी रिक्वेस्ट आती है, उस रिक्वेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, $_सर्वर का और रिक्वेस्ट मेथड का। आगे समझते हैं दोस्तों। $_सर्वर रिक्वेस्ट, अच्छा अभी क्या आएगा, अभी मेरे पास कोई फॉर्म तो है नहीं, क्योंकि मैंने कोई HTML तो बनाया ही नहीं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड को शो करता है। एक बार आप इसको रन करके देख लो, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ, आप एक बार उसको देख लेना। और रन किया तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी मेथड आती है, उसकी गेट मेथड आती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है इस चीज़ को। उसके बाद एक दो चीज़ों जब हम जल्दी से कर लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अब हम जो देखने वाले रेक्वेस्ट मेथड, सर्वर सॉफ्टवेयर, स्क्रिप्ट में HTTP होस्ट सर्वर नेम। अब क्या करना चाहिए, HTTP रेफरेंस रेफर, हाँ ओके, शायद ये रेफरेंस वगैरह देता है, जहाँ तक मुझे देने, ओके हाँ। देखो ये मेरा पूरे होस्ट का नाम दे दिया HTTP। अगर यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह पर अगर आपके डोमेन का नाम होगा, तो डोमेन का नाम भी मेंशन करता है, और यहाँ पर क्या मेंशन करता है, PHP_MySQL ट्यूटोरियल्स। दोस्तों ये आपको यूज़ में आ सकता है वेरिएबल्स, क्योंकि अगर जब मैं किसी पर्टिकुलर पे मैंने एक वेबसाइट बनाई है, इस वेबसाइट पे डायनेमिक वेबसाइट बना रखी है मैंने PHP पे, अब जब मैं पेज पे क्लिक करता हूँ, जब मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाता हूँ, तो हालांकि जनरली हम फाइल का नाम देते हैं, तो फाइल के नाम की जगह पर हम यहाँ पे HTTP रेफरेंस जो रेफ़र है, कहाँ पे हमको क्या रेफ़र करना चाहिए, क्या रेफरेंस होता है, तो उसका अगर मुझे डेटा एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे, अब HTTP पे लोकल होस्ट रहेगा कि मेरे लोकल होस्ट मशीन पे चल रहा है, अगर डोमेन का नाम होगा तो यहाँ पे डोमेन का नाम आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे बेसिक, और भी हैं, मैं आपको यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि इतना ही, और भी है, बट मेरे हिसाब से जब आपको रिक्वायरमेंट लगेगी तब आपको उसको नेट पे देख लेना, अभी के लिए आपके लिए इतना सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में दो चीज़ें कवर करी हैं, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था। लास्ट वीडियो में मैंने केवल ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में आपको समझाया था कि PHP के सर्वर ग्लोबल वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, बट इन सब के लिए अपने अपने टॉपिक डिसाइडेड है। $_फाइल्स फाइल हैंडलिंग के टाइम पे पढ़ेंगे, सॉरी फाइल अपलोडिंग टाइम पे पढ़ेंगे। सेशन वेरिएबल्स के लिए पढ़ेंगे, और कुकी पढ़ेंगे, तब मुझे यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में $_गेस्ट और $_पोस्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबका अपना अपना टॉपिक डिसाइडेड है। तो अभी ये टॉपिक थोड़े से डिफरेंट लेवल के थे, इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया कि ग्लोबल वेरिएबल, $ग्लोबल, सर्वर वेरिएबल और $_सर्वर, इन दोनों का एक्चुअली बेसिक मीनिंग क्या होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका फीडबैक आपको दूँगा। और मेरी आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि ये जो प्लेलिस्ट है काफ़ी एडवांस लेवल पे और एक छोटे छोटे से टॉपिक के साथ में फुलफिल होने वाली है, तो आप हमारी इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे वीडियो को डे टू डे देखें। आपको अगर बिगिनर हो, अगर आपको आईटी फील्ड में आना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि PHP के साथ साथ में मेरी जो प्लेलिस्ट है आप इसको भी एक्सेस करते हुए चलिए, जिसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी। उसके बाद आप पहले PHP की बेसिक प्लेलिस्ट जो है मेरी ट्यूटोरियल्स वो देख लें। अब इस वीडियो के अंदर काफ़ी समझा तो मैंने अच्छे से रखा है, बट ये सीरीज़ मैंने काफ़ी टाइम पहले बना दी थी। उस समय मेरे पास वीडियो बनाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने बेसिक पर्पज़ के हिसाब से मैंने वीडियो बना दी थी, तो उसमें साउंड का काफ़ी इशू होगा, 100% आई एग्री।
कि साउंड का इशू होगा, बट आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मेरे को जब टाइम मिलेगा तब मैं उस वीडियो को वापस री एडिट करके अपलोड कर दूंगा। और उसी के बाद में आप पीएचपी के माइस्क्यूएल, अगर आपको बेसिक पीएचपी आता है तो मैं आपको बोलूँगा पीएचपी के माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल्स के बारे में देखो। अगर आपको ये भी आता है, अगर आप पीएचपी के इंटरव्यू क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हो तो आप इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो। और भी प्लेलिस्ट दोस्तों इसके अंदर आगे आने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपका इस चैनल पे आपको जो रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट आपकी इस चैनल के अंदर मैं फुलफिल करने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और आप आपके दोस्तों को शेयर करो। ओके दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।